हेलो एवरीवन। मैट्रिसेस के हम लोग अब थर्ड पार्ट में आ गए हैं। पिछले दो वीडियोस में मैट्रिसेस पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में हम लोग ने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा। आज हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ सामने मैंने सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। इन दोनों मैट्रिसेस में आपको एक्स वाई जेड ए बी सी ये अननोन वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ x प्लस 3, आप वैसे आपको मैं पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बता ही चुका हूँ कि कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, जब उनकी ऑर्डर सेम हो। ध्यान से देखिए, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दूसरी बात क्या होना चाहिए, जब भी कोई दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी, क्योंकि हमें गिवन है कि इक्वल है, जब भी कोई दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो ऑर्डर तो सेम होगा, वो है ही, दिख ही रहा है। दूसरी बात, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने का मतलब ये a11 ये भी a11 है, दोनों इक्वल होने चाहिए। a12 a13 a13 तो दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन ही है, तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। जैसे a11 को a11 से, a12 को a12 से, a13 को a13 से, a21 को a21 से, a22 को a22 से, a23 को a23 से, a31 को यहाँ के a31 से, a32 को a32 से, a33 को a3 से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए पहले किसी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसी सीक्वेंस में चलना चाहें तो भी चल सकते हैं, या जैसा आपको यहाँ दिख रहा है पहले जो भी इजीली मिल रहा है वहाँ पहले फाइंड कर सकते हैं। देखिए मुझे x पहले दिखाई दे रहा है x प्लस 3, वहाँ पे 0 a11 दोनों प्लेसेस पे, a1 की प्लेसेस पे क्या है, यहाँ a1 की जगह x प्लस 3 और यहाँ पे 0 है। मैं कंपेयर कर सकता हूँ, इजीली मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे तो x आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है 4x प्लस 6 और यहाँ 2x, आप इनको भी कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सेम वैल्यू आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पे इजी यही रहेगा, इसको मैं कंपेयर करता हूँ तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसका a11 इसका a11 एलिमेंट हम लोगों ने कंपेयर किया है, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई -3। तो ये आपको एक वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं y कहाँ पर प्रेजेंट है। एक तो y यहाँ पर है 2y - 7 और इधर भी देखें तो यहाँ पर y है। तो हम लोग a13 एलिमेंट को a13 एलिमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे है 2y - 7 और यहाँ पर है 3y - 2। कंपेयर करने पर हमें y की वैल्यू इजीली मिल सकती है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं y वाली टर्म्स को किसी एक साइड लिख देता हूँ और विदाउट y दूसरी साइड लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2y 3y को इधर ले गया तो -3y, ये 2y है, 3y को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ -3y हो जाएगा। राइट हैंड साइड में मेरे पास -2 है, -7 को अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ तो +7 हो जाएगा। मैंने y वालों को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड मैंने विदाउट y मीन्स कॉन्स्टेंट्स को ले लिया। अब 2y - 3y हो जाएगा -y और -2 + 7 हो जाएगा 5। तो -y की वैल्यू अगर 5 है, इट मीन्स y होना चाहिए -5। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू भी मिल गई, यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं z की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो z कहाँ दिखाई दे रहा है, z प्लस 2c और यहाँ 0। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो मुझे z की वैल्यू नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर z और c दोनों है। z की वैल्यू फाइंड करनी है तो c की ज़रूरत पड़ेगी, या c की वैल्यू पहले फाइंड करनी है तो z की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और कहीं पे हम लोग देखते हैं ऐसी वैल्यूज जो ईजिली हमें मिल रही है। देखिए यहाँ पर z प्लस 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 6, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू आसानी से मिल सकती है। दो जगह हमें z दिखाई दे रहे हैं, बट इजी क्या रहेगा, z प्लस 4 को 6 से कंपेयर करना। तो हम लोग a12 एलिमेंट को a12 एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, तो क्या हो जाएगा
z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। ऐसा करने पर हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। 4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 6 माइनस 4, तो z की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरीके से हमें z की वैल्यू 2 मिल गई। अब आगे हमें x y z की वैल्यू मिल गई है। अब ए बी सी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ तो हमें a यहीं पे दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस 1 को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं -3 से। ये इसका a22 एलिमेंट है, ये भी इसका a22 एलिमेंट है, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। a माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये है -3। अब -1 को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देते हैं। a इज इक्वल्स टू -3, -1 उधर ट्रांसफर होगा +1, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। तो ये a की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब b और c की बात करें तो हमें यहाँ पर b कहाँ दिखाई दे रहा है, ये a31 के प्लेसेस पे, a31 प्लेसेस पे b-3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 2b + 4 दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो ये है b-3 और ये है 2b + 4। हमने कंपेयर कर लिया। अब हमें b की वैल्यू मिल सकती है इजीली। b यहाँ पहले से ये, इस 2b को इधर लेके आता हूँ, -2b हो जाएगा। वहाँ मेरे पास 4 तो कांस्टेंट पहले से ही है, और -3 उधर ट्रांसफर कर देता हूँ +3। हमें ऐसा ही तो करना पड़ता है, यहाँ भी हमने ऐसा ही किया था। y वाली टर्म्स एक साइड और दूसरी साइड हम लोगों ने विदाउट y लिखा था। यहाँ भी हमने b वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया, विदाउट b हमने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब ये b-2b हो जाएगा -b, और इधर ये हो जाएगा 7, 4 + 3 7, तो -b अगर 7 है तो b की वैल्यू होनी चाहिए -7। तो ये हमें b की वैल्यू भी मिल गई। अब हम लोग बात करते हैं c की वैल्यू की। तो c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहीं पर c दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है। हम c की वैल्यू यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि z भी हमें पता है। दूसरी बात, यहाँ 0 = 2c - 2 भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी हमें c की वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पर 0 ये कौन सा प्लेस पे है, ये है a23 प्लेस पे, और यहाँ a23 प्लेस पे क्या है, 2c - 2। तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 0 तो हमारे पास है ही, यहाँ 2c - 2 है। एक काम करते हैं, -2 को इधर राइट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, तो +2 हो जाएगा, उधर हमारे पास 2c है। अब c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल यहीं पे कर सकते हैं, या आप 2 को इसके से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा c इक्वल्स टू 2/2। तो c की वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरह से आपको x y z एंड a b c सभी की वैल्यूज मिल गई, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये आपकी जो भी क्वेश्चन मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारा 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट आप लोग पढ़ेंगे, तभी आगे हम लोग डिस्कस आगे वीडियोस करेंगे। तभी समझ में आ सकता है। देखिए यहाँ पर हमें पहले ये 2 मैट्रिसेस इक्वल दिए हैं, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है x y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी करते हैं, ध्यान दीजिए, वही तरीका, कुछ नया नहीं। यहाँ पे a11 में x + y है, यहाँ a1 में 6 है, तो दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। 2 के इक्वल है, इक्वल ही है, वहाँ तो हमें कुछ फाइंड नहीं करना है। 5 + z = 5 है, यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल सकती है, और x × y मीन्स xy = 8 है। ये भी हमें एक इक्वेशन मिल रही है। देखिए यहाँ पर x + y अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो x + y = कितना होना चाहिए, 6। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन जो x और y में ये है, हमारे पास यहाँ मिल जाती है x × y xy = 8 है। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y की 2 इक्वेशन हमें मिल गई है। मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। आप एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे करूँगा, ध्यान दें। यहाँ पर x + y = 6 है, यहाँ पे x × y = 8 है। मैं यहाँ से x या y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकता हूँ, या इक्वेशन नंबर सेकंड से x या y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी पुट कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं यहाँ से y की वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ से मुझे जो y की वैल्यू है वो मिलने वाली है, ध्यान से देखिए, y = x को उधर ट्रांसफर करता हूँ, मुझे मिलेगा 6 - x। ये मुझे y मिल गया, ये भी इक्वेशन फर्स्ट का ही पार्ट है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट ही बोलूँगा इसको, एक ही बात है। अच्छा, इक्वेशन सेकंड में x × y = 8 है। मैं यहाँ पर इस y की वैल्यू पुट कर देता हूँ 6 - x को, तो x y की जगह में लिख देता हूँ 6 - x,
इज इक्वल्स टू 8। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, चाहे किसी भी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है, जिनमें से मैं एक यहाँ पे कर रहा हूँ। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6x, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब मैं इन दोनों को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ। आप 8 को भी इधर ला सकते हैं, इन दोनों को मैं उधर ट्रांसफर करता हूँ ताकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव मिल जाए, समझने में आसानी रहेगी। माइनस एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6x राइट हैंड साइड में मैं ट्रांसफर करूँगा माइनस 6x हो जाएगा, और मेरे पास प्लस 8 तो पहले से ही है, इन दोनों को उधर मैंने भेज दिया है तो मेरे पास तो यहाँ पे 0 ही बचा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 किसके इक्वल हुआ? 0 के। इस 0 को भी मैं यहाँ न लिख कर यहाँ लिख दूँ, एक ही मतलब है, एक ही बात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों ने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाई है, उसमें आपने कई मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है। उनमें से मैं एक मेथड यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर लेता हूँ। आप और भी कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म 8 है। तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमें मिल गया 8। अब हमें इस 8 के ऐसे दो फैक्टर्स कर रहे हैं कि हमें मिल जाए -6। तो हम ऐसा कर सकते हैं -2 एंड -4। देखिए मल्टीप्लाई करने पर -2 एंड -4 8 होते ही हैं, और -2 एंड -4 इनको ऐड भी करता हूँ, -2 एंड -4 को ऐड करता हूँ तो मुझे -6 भी मिलता है जो मुझे यहाँ चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस -6 की जगह -2 -4 लिख देता हूँ, -2 -4, और साथ में x है वो तो लिखना ही पड़ेगा, +8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब हम लोग इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। कॉमन आ रहा है x, दोनों में से अगर x को कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक x मैंने बाहर कॉमन ले लिया, एक x बच जाएगा, फिर माइनस एक x मैंने बाहर ले लिया तो हमें मिलेगा 2। तो इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, x - 2। अब -4x एंड +8, इनमें से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो हमें 4 कॉमन मिलेगा। 4 कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा x - 2। कैसे? मैंने इन दोनों में से 4 कॉमन लिया तो यहाँ तो x बचा है, ठीक है, और यहाँ 8 है, 8 में से अगर 4 कॉमन लेते तो 4 2 8 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। ये साइन इसलिए चेंज हो गया क्योंकि बाहर माइनस था, इसलिए जब भी बाहर माइनस होता है ब्रैकेट ओपन करते हैं या ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो हमेशा यहाँ साइन चेंज होता है। ये आपने याद रखा है। आप इसका कंसेप्ट तो यही कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको प्लस का 8 मिलेगा, और इक्वल्स टू हमारे पास है 0। दोनों में से x - 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं x - 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ से x और यहाँ से -4 इज इक्वल्स टू 0। हमने ये फैक्टराइज कर दिया, x - 2 एंड x - 4, ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप जानते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा और फिर हम लोग डिस्कस अभी कर ही रहे हैं। ये x - 2 x - 2 दो कोई ना कोई नंबर्स हैं और दोनों ही डिफरेंट नंबर है। आप लोग जानते हैं अगर कोई भी दो डिफरेंट नंबर्स है, अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 होता है, किसी भी दो डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब यही निकलता है कि दोनों नंबर में से कोई ना कोई एक 0 है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 0। तो वही बात यहाँ हो रही है, दोनों नंबर से डिफरेंट आपको दिखाई दे ही रहे हैं, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब आइदर x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल्स टू 0। या तो x - 2 0 होना चाहिए या फिर x - 4 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, -2 को तो ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, यहाँ भी x इक्वल्स टू -4 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करूँगा तो मुझे x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 2 मिल गई और यहाँ से x की वैल्यू आपको 4 मिल गई। x की दो वैल्यूज़ मिली है, पॉसिबल है ऐसा क्योंकि क्वाड्रेटिक मिल रहा था तो दो वैल्यूज़ तो हमें मिलनी ही थी। अब x की वैल्यू को यूज़ करके हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कहीं भी कर सकते हैं, चलिए फर्स्ट में ही पुट कर देता हूँ। बाय इक्वेशन
फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन, एक ही मतलब इसको फर्स्ट बोलूँ या इसको, इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2 को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो y मुझे मिल जाएगा 6 माइनस 2, y जी मुझे मिल जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में ही x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। तो यहाँ आपने देखा कि अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, और x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई। अब z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z की वैल्यू तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा इक्वेशन नहीं मिल रही है, बस एक ही इक्वेशन है यहाँ पर 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से हमें z की वैल्यू इजीली मिल सकती है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है 5। हमने कंपेयर किया है A21 एलिमेंट को A21 एलिमेंट से, तो यहाँ से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। ये 5 चाहो तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, z इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, या 5 को उधर भी ट्रांसफर करते हो तो 5 माइनस 5 0 ही होता है। तो इस तरीके से आपको x, y एंड z तीनों की वैल्यूज मिल गई है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की। आपको ये दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन है और यहाँ हमें फाइंड करना है A, B, C एंड D की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, तरीका वही है जो पिछले हमने 2 क्वेश्चन में किया। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमें A, B, C, D चारों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो A माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल, क्योंकि ये A11 एलिमेंट है, ये भी इसका A11 एलिमेंट है। यहाँ 2A प्लस C 5 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये A12 एलिमेंट है, ये भी A12 एलिमेंट है। 2A माइनस बी 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये A21 एलिमेंट है, ये भी A21 एलिमेंट है। और 3C प्लस D 13 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये A22, ये भी A22 एलिमेंट है। अब बात करते हैं, हमें यहाँ सबसे पहले A और B में एक इक्वेशन दी हुई है, हमें और भी देखना है A और B में कुछ और भी इक्वेशन है क्या। तो A और B में हमें 2 इक्वेशंस मिल सकती है। एक तो A माइनस बी इक्वल्स टू हमें -1 मिल सकता है A11 एलिमेंट को कंपेयर करने पर। दूसरा, यहाँ पर कहीं ए बी नहीं है, ए बी यहीं पर है, तो 2A माइनस बी को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 0 से। इस तरह से हमें ए और बी में 2 इक्वेशंस मिल गई। हमने यहाँ पे A21 को A21 से कंपेयर किया है। ये 2 इक्वेशंस हमें मिल गई है। ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो भी आप लोगों ने 10th में पढ़े हैं, जिनमें से हम लोग एक मेथड यूज़ करने वाले हैं। या तो आप एलिमिनेशन यूज़ कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन, यही ज़्यादा इजी रहेंगे। तो मैं इस बार इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। ध्यान से देखिए, ये A माइनस बी इक्वल्स टू -1 है, 2A माइनस बी इक्वल्स टू 0। आप लोग जानते हैं एलिमिनेशन के लिए जो वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ A और B, उनके कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को हमें सेम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे -b और -b, यानी b के कोफिशिएंट्स -1 सेम है, तो हमें सेम बनाना नहीं पड़ेगा, इजीली हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, -b और यहाँ भी -b है। एलिमिनेशन के लिए हमें अगर b को एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब भी सेम साइन होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो ऐड करना होता है। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट यहीं पर कर देंगे। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करता हूँ, आप लोग 12th में है ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो माइनस करने पर क्या है, साइन चेंज होता है। ये 2A पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये 0 तो न्यूट्रल होता है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप प्लस मानते हैं तो माइनस, माइनस मानते हैं तो प्लस, कोई इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, 0 न्यूट्रल होता है। अब देखिए, -b और ये प्लस का भी बन चुका है, ये दोनों कट जाएंगे, और +a माइनस 2a, +a माइनस 2a, ये हो जाएगा -a। यहाँ पर -1 -0, अगर प्लस भी लिखते तो +0, मतलब तो एक ही है, 0 न्यूट्रल होता है। तो यहाँ से आपको -1 मिलेगा। -a इक्वल्स टू -1 है, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये माइनस कट जाएंगे, तो ये a की वैल्यू हमें मिल गई। अब b की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, आप सेकंड में भी कर सकते हैं, कांस्टेंट 0 ये तो और आसान रह सकता है। इक्वेशन फर्स्ट में मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ, तो आपको मिलेगा 1 माइनस b इज इक्वल्स टू -1। मैंने यहाँ a की वैल्यू पुट कर दी 1,
और माइनस बी माइनस 1 तो पहले से ही हमारे पास है। अब इस 1 को मैं राइट हैंड साइड ट्रांसफर करूंगा तो माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 को ट्रांसफर करूंगा तो मुझे -1 मिलेगा। तो माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 ऐड होंगे तो क्या मिलेगा -2। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल्स टू आपको 2 मिल सकता है इजीली। तो a और b की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें बात करनी है c एंड d की वैल्यू की। तो c और d की वैल्यू की बात करते तो यहाँ हमें सी डी दिखाई दे रहा है 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। बट c और d में हमारे पास और कोई इक्वेशन नहीं है, क्योंकि दो वैल्यूज फाइंड करनी है तो दो इक्वेशन की जरूरत हमें पड़ेगी। तो 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13 है। cd में कोई और इक्वेशन नहीं है, बट हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें a एंड c है। तो 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5 करता हूँ, यहाँ से मुझे c मिल सकता है बिकॉज a तो मुझे पता चल चुका है। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, a12 एलिमेंट को a12 एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर हमें पहले से ही इस a की वैल्यू पता है, तो इजीली c की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो 2 इंटू a की वैल्यू हमें मिल गई है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। 2 1 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। 2 को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ राइट हैंड साइड तो मुझे मिलेगा 5 माइनस 2। तो c की वैल्यू हो जाएगी 3। ये हमें c की वैल्यू मिल गई। अब d की वैल्यू चाहिए तो हमें a22 को कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पर हम लोग ये जो c की वैल्यू हमें 3 मिली है, यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर सकते हैं। c की वैल्यू 3 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13। 3 3 9 होता है, इसलिए 9 लिख देंगे प्लस d इज इक्वल्स टू 13। अब 9 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13 माइनस 9। 13 माइनस 9 होता है 4। तो इस तरीके से हमें a b c एंड d सभी की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10th। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब ये क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक रहता है। ठीक है, वैसे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, तो इसके चांसेस बनते हैं या इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी नंबर ऑफ मैट्रिसेस हमें फाइंड करना है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हमें फाइंड करनी है, कितनी हो सकती है। आगे क्या लिखा, विथ ईच एंट्री 0 और 1, मतलब उसमें 0 और 1 की ही एंट्री हो सकती है। ऐसे कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं 3/3 ऑर्डर के जिसमें 0 और 1 की ही एंट्री करनी पड़े, और डिफरेंट टाइप्स के कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं ये हमें बताना है। तो इसमें प्रॉब्लम इसलिए आता है स्टूडेंट्स को क्योंकि इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है उसका कंसेप्ट काम में आता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, मीन्स मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन थियोरम पढ़ा होगा। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में ये बता दिया जाता है, उसको हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमें 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स चाहिए। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ हमें 9 एंट्रीज करनी है। मीन्स यहाँ पे कोई एक एंट्री होगी, यहाँ पे एक एंट्री होगी। मैं यहाँ बना देता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर 9 एलिमेंट्स की एंट्री होगी। 3/3 ऑर्डर का है इसलिए मैंने ये ऐसा लिया है। अब ध्यान से देखिए, ये जो A11 एलिमेंट है हमें 0 या 1 की एंट्री ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, मतलब यहाँ पर किसी भी एंट्री के लिए नंबर ऑफ वेज 2 होंगे। मतलब या तो यहाँ 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, मतलब इस प्लेस के लिए 2 ऑप्शंस है, या तो यहाँ 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ वेज 2 हो गए। यहाँ पर भी 0 हो सकता है 1 हो सकता है, तो नंबर ऑफ वेज 2, मतलब यहाँ भी 2 चॉइसेस है। इसको फिल करने के लिए भी 2 चॉइसेस है, 0 या 1। इसी तरह से सभी की 2 चॉइसेस है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, सभी की चॉइसेस 2 है। यानी मैं यहाँ अगर फिल करना चाहूँ 0 और 1 में से तो 0 या 1 कुछ भी फिल कर सकता हूँ, ऐसा ही इसने कहा है। अब सब में यहाँ भी 2 ऑप्शन है, यहाँ भी 2 चॉइसेस है, यहाँ भी 2 है, मतलब इन सभी में कुछ भी फिल करना हो तो 0 या 1 मैं कर सकता हूँ पुट, तो 2 ही ऑप्शन हमारे पास रहते हैं।
अब हमें ये पूरी मैट्रिक्स अगर बनानी है तो 9 एंट्रीज तो करनी पड़ेगी। हमें फर्स्ट एंट्री भी करनी पड़ेगी एंड सेकंड एंट्री भी करनी पड़ेगी एंड थर्ड एंट्री एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स में एंड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, जहाँ भी एंड होगा वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये शॉर्टकट में आप लोग याद रखते थे, और जहाँ और होगा वहाँ आप लोग प्लस करेंगे। ऐसा आप लोगों ने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में ही पढ़ा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर अगर मुझे ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए तो मुझे ये पूरी 9 की 9 एंट्रीज करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट भी करनी पड़ेगी एंड सेकंड भी करनी पड़ेगी। एंड मीन्स एंड है इनके बीच में। अगर आप और लगा के पढ़ते हैं फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री और थर्ड, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। हमें सारी एंट्रीज करनी है। इसका मतलब क्या होगा, इसके भी 2 चॉइसेस, इसके भी 2 चॉइसेस, सबकी 2-2 चॉइसेस है। तो इन 2 का करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल काम में आएगा। तो ये 2 हम देख सकते हैं कितने 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 टाइम्स हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम्स हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये है 2 to the power 9, और 2 to the power 9 होता है 512। तो आपका ये डी ऑप्शन 512 सही होना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं।